सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस इज़ योर विजय हेयर और आप सभी लोगों का दोबारा से ई पाठशाला के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यू चैप्टर। वर्ल्ड वाली बुक का ये चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों हमने वर्ल्ड वाली बुक को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट और मतलब लास्ट चैप्टर है ये। और इस लास्ट चैप्टर के अंदर हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप सभी लोगों ने सभी लोगों ने 8th 7th 9th इसके बारे में पढ़ा होगा या इनडायरेक्टली इनके बारे में सुना होगा। चैप्टर का नाम ग्लोबलाइजेशन है, जिसे हिंदी में वैश्वीकरण बोलते हैं। जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको एक बार वीडियो देखनी है, एंड तक देखनी है और आपको वीडियो में ही समझ में आ जाएगा कि चैप्टर के कंटेंट में क्या है। ग्लोबलाइजेशन दैट मीन्स पूरे ग्लोब को कनेक्ट करना, यानी कि वैश्वीकरण। अब मैं इसके क्योंकि बिकॉज मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करूँगा। चैप्टर के अंदर से कुछ और चीज़ें मैंने कहीं और से भी ढूंढ के निकाली है जो आपको बिल्कुल रिलेट कर पाएगी, चैप्टर को कनेक्ट कर पाएगी। सो गाइज माय नेम इज विजय, आप ई पाठशाला चैनल को देख रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है ये वीडियो का पहला पार्ट है, इंट्रो पार्ट है। बड़ा मज़ा आएगा आपको इंट्रो पार्ट में ही मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा और काफ़ी जल्दी ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू गेट द PDF नोट्स आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा और साथ में हमारे साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, उस पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च भी करके हमें ढूंढ सकते हैं। बाकी ट्विटर भी है जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर वैश्वीकरण से रिलेटेड बात हो रही है। इस पूरे चैप्टर को अगर हमें पढ़ना है तो चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें बेसिक टर्म्स जानने होंगे, बेसिक चीज़ें जानेंगे कि पूरे चैप्टर का मेन थीम क्या होगा, मतलब पूरे चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे नॉर्मल सा है, सबसे पहले क्योंकि हम चैप्टर ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो भाई हमें ग्लोबलाइजेशन ही समझना ज़रूरी है। पहले तो वर्ड के ऊपर सीखेंगे कि वर्ड असल में आया कहाँ से, यह है क्या। उसके बाद हम जानेंगे पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, एनालाइज करेंगे, इसकी अवधारणा को समझेंगे, विश्लेषण को समझेंगे, असल में एग्जामिनर कहना क्या चाहता है। असल में बुक में इतनी सारी डेफिनेशंस है, लोगों को समझ में नहीं आती है कि एग्जैक्टली कौन सी डेफिनेशन लिखनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे इसके सारे पहलू दैट मीन्स पहला पॉलिटिकल देखेंगे। मतलब देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। तो ऐसे ही हमें वैश्वीकरण के सारे पहलुओं को समझना होगा, सारे एस्पेक्ट को समझना होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, मतलब सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, सारे परिणाम देखेंगे, अच्छे भी देखेंगे और बुरे भी देखेंगे। अब क्योंकि चैप्टर वैश्वीकरण है और ये चैप्टर वर्ल्ड के लेवल से कनेक्ट करता है पूरी तरीके से चैप्टर को, तो उसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ऑल द स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में भी ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा घुसा हुआ है कि आप चाह के भी नहीं निकाल सकते हो। और जब आप वीडियो आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सही मायने में हाँ, हम ग्लोबलाइजेशन को अपने चाह के भी अपने जीवन से निकाल नहीं सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इंडिया के अंदर इसका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। वैसे तो छोटे इसी पार्ट में ही हम थोड़ा सा मैंने ऐसे इस्तेमाल करा है कि आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि चैप्टर का निचोड़ क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। ये पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिक यही देखने को मिलेगा। अगर हम ये सारे और छोर यानी कि ऑल दीज क्या कहते हैं अप्स एंड डाउन्स पढ़ लेते हैं तो हमें सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। नंबर 1 अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन, देखिए मेरा मानना यह है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होगा, देखो वैश्वीकरण है शब्द इसका मतलब, ठीक है, वैश्वीकरण। व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मैंने उस टाइम पीरियड के अंदर इसको एक शब्द को डिफाइन करा था। वैश्व का मतलब होता है विश्व और करण का मतलब होता है एकीकरण। तो यानी कि यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, विश्व का एकीकरण कर देना, दिस इज कॉल्ड वैश्वीकरण। नॉर्मल से आप समझ लीजिए कि एक सामान जो एक देश में मिलता है लेकिन वही सामान दूसरे देश में भी ट्रांसफर करा जा रहा है, तो उसे नॉर्मल शब्दों में क्या कहा गया, उसे नॉर्मल शब्दों में वैश्वीकरण कहा गया। अब रही किताब की बात, तो किताब में दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन इज अ फ्लो of idea, capital, commodities, people from one part to the world to the another part to the world। सिंपल सा है, अगर कोई एक चीज़ आयात या निर्यात होती है किसी एक देश से दूसरे देश में, किसी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में, किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि वैश्वीकरण में हमने क्या कर दिया, जहां इंसान बहुत दूर दराज लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाता था, वहां वैश्वीकरण की वजह से इंसान बिल्कुल करीब आ चुका है, बिल्कुल कांटेक्ट करने लग गया है।
तो इतना आपने याद रखना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये वैश्वीकरण की मेन डेफिनेशन। अब बच्चों को ये लगता है कि वैश्वीकरण एक दिन में हो गया, असल में वैश्वीकरण एक दिन में नहीं हुआ। इंसान अपने आइडिया, अपनी कम्युनिटीज, अपने कैपिटल, अपने लेबर, अपना पूंजी, अपना स्किल, कुछ भी एनीथिंग एल्स, वो एक दिन में नहीं हो रहा था। ये सारा का सारा फ्लो, ये सारा का सारा प्रवाह अतीत में अगर देखें, पास्ट में अगर जाके देखें तो कई हजारों सालों से ग्लोबलाइजेशन था, लेकिन उस टाइम पीरियड पे हमें पता भी नहीं था कि ये ग्लोबलाइजेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, प्राचीन काल से अगर आप देखें तो हमारे इंडिया के अंदर बुद्धिज्म था, हमारे इंडिया के अंदर जैनिज्म था, हमारे इंडिया के अंदर बाहर से पुर्तगाली आए, क्रिश्चियनिटी आए। ये सारे के सारे लोग आते क्यों थे? ट्रेड व्रेड तो उस समय बहाना था, लेकिन अगर हम एंशिएंट टाइम पीरियड पे देखें तो बहुत से ऐसे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ऐसे बहुत सारे यात्री उस टाइम पीरियड पे नॉलेज की तलाश में, इन्वेंशन की तलाश में, स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आया करते थे। सोचिए, गौतम बुद्ध, जो बुद्धिज्म हमारे बिहार के अंदर एस्टैब्लिश हुआ, सबसे पहले वहाँ से बनना चालू हुआ, वो थे नेपाल से, लेकिन आए हमारे भारत में और वहाँ पे इन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। और सोचिए उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत से लोग चाइना, नेपाल, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसी सभी कंट्रियों के अंदर फाइनली जाके बुद्धिज्म फैला। तो सोचिए, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ इंसान बहुत दूर दराज से आता है, कहीं बसता है और वहाँ से स्किल, इनोवेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें लेता है। अब इंसान हज़ारों सालों से ट्रैवल कर रहा है, हज़ारों सालों से ट्रैवल कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज, इनोवेशन, स्किल, ये सारी चीज़ें नहीं ले रहा है, वो गलती से और चीज़ें भी कैरी कर ले रहा है, जैसे कि गुड्स कैरी कर ले रहा है, पैसे कैरी कर ले रहा है, वैल्यू, स्किल, आइडियाज़, इन्वेंशन, इवन जर्म्स एंड डिजीजेस। भाई कोरोना महामारी हमने तो ना बनाई थी, लेकिन इंसान ग्लोबलाइजेशन की वजह से चाइना गया, वहाँ पे वो काम कर रहा था और वो अपने साथ उन बीमारियों को लेके आ गए। सो दिस इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर आपने 11th क्लास पढ़ी हो हिस्ट्री, अगर आपने 12th क्लास पढ़ी हो जो हिस्ट्री, तो उसमें सभी में ट्रेड में दिखाया हुआ है कैसे उस टाइम पे पुर्तगाली लोग आए थे, उस टाइम पे अपने क्या कहते हैं हनोई शहर था, वियतनाम का शहर था, वहाँ पे किस तरीके से चूहों की प्रॉब्लम हो गई थी। स्पेन के अंदर प्यूनिक प्लेग करके एक बीमारी आ गई थी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में गई, क्योंकि इंसान जब ट्रेड करने के लिए आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना चालू हुआ, तो उस टाइम पीरियड के अंदर ये देखा गया कि उस टाइम पीरियड के अंदर देन फाइनली लोग ग्लोबली कनेक्ट होते थे। और यहीं से शुरुआत नहीं हुई है इनोवेशन की, मनी की, पैसे की। हज़ारों साल पहले अगर आपने सबसे पुरानी कोई सभ्यता पढ़ी होगी तो आई थिंक 11th क्लास के स्टूडेंट ने मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ी होगी और 12th क्लास के स्टूडेंट ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी। तो ऐसा पास्ट में भी कहा जाता है कि इंसान उस टाइम पीरियड पे ग्लोबली कनेक्ट था। 3000 साल पुराने टाइम पीरियड पे अगर हम देखें तो कोस्टल ट्रेड लाइन कनेक्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। प्रेजेंट डे में वेस्ट एशिया, मालदीव, ऐसे चाइना, ईस्ट अफ्रीका, सारे लोग कनेक्ट थे। उस टाइम पीरियड पे मेहुला लोग यानी कि हड़प्पावासी लोग उस समय क्या पानी से ट्रेड नहीं किया करते थे? मेसोपोटामिया लोगों से ऑफकोर्स किया करते थे। ऑल दीज भी ट्रेड फाउंड, हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। तो मतलब ग्लोबलाइजेशन कई हज़ारों सालों से हमारी धरती पे प्रेजेंस था, लेकिन धीरे धीरे इंसान इन चीज़ों को उस समय व्यापार बोलता था, लेकिन फिर बाद में पॉलिटिकल लेवल में इस चीज़ को ग्लोबलाइजेशन बोला जाने लग गया। सो आई होप आपको इसका पास्ट टू प्रेजेंट क्लियर हुआ होगा कि ग्लोबलाइजेशन कहाँ से एमर्ज हुआ और ग्लोबलाइजेशन में होता क्या है। अब ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इंसान भारत के अंदर अगर बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो क्या बुलेट ट्रेन हमारी कंट्री के अंदर अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या हम दूसरी कंट्री से नहीं ले सकते? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हमसे नहीं बनाई गई, चाइना ने हमें बना के दी। तो भाई ये एक ट्रेड है, एक ग्लोबलाइजेशन है, जहाँ पे इंसान एक दूसरे से कनेक्ट होता है और यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, इतना क्लियर है आप सभी लोगों को? अब यहाँ पर अब ये कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और अच्छा हो गया, और ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। सब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता चला गया वैसे वैसे टेक्निकल गैप आता चला गया। इंसान टेक्नोलॉजी के अंदर और एडवांसमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और अच्छा हो गया, और कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें, आज प्रेजेंस वर्ल्ड के अंदर हम देखें, तो इंसान ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपने सामान को, अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बेचने की कोशिश कर रहा है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी, ये दिस इज़ द ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन। अगर यूट्यूब नहीं होता तो शायद से मैं अपना टैलेंट आपको नहीं दिखा सकता था, और शायद से आप लोग घर बैठे बैठे ऐसी वीडियो का आनंद नहीं ले सकते थे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन, जहाँ से इंसान बहुत ही जल्दी अपनी चीज़ों को दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता है, अब वो चाहे कैसा भी माध्यम हो, कैसा भी तरीका हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ये चीज़ क्लियर होती जा रही है। अब आपकी बुक के
अंदर ये बताने की कोशिश करी गई है कि पूरी दुनिया के अंदर वैश्वीकरण के इंपॉर्टेंस को बताने के लिए मतलब स्पेशली वैश्वीकरण की वजह से इंसान जागरूक हो पाया। मतलब जहाँ इंसान एग्रीकल्चर जैसी चीज़ें किया करता था, वहाँ उसको समझ में आया कि एग्रीकल्चर के अलावा भी दूसरी ऐसी सर्विस सेक्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। हमारा इंडिया शुरुआती समय में 85% ऑफ द पीपल आर वर्किंग ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड, लेकिन उन्हें समझ में आया कि एग्रीकल्चर के अलावा अगर हमारे बच्चे भी एग्रीकल्चर करेंगे तो वो कहाँ डेवलप हो पाएंगे। सो दैट इज उन लोगों ने सर्विस सेक्टर की तरफ उन्हें मूव करना चालू करा, और सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करना अगर चालू करा तो उसका कहीं ना कहीं संबंध, उसकी अवेयरनेस का संबंध अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन ही इसका जिम्मेदार है। क्योंकि किसानों को कैसे पता चलेगा? टेक्नोलॉजी से, टीवी से, टेलीविजन से, एंड ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी की चीज़ें ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। उसकी वजह से इंसान अपने ज्ञान का विस्तार कर पाता है ना। तो इसीलिए जब आमिर खान लगान मूवी के अंदर क्या कहते हैं भुवन थे, तो वो दिल चाहता है मूवी के अंदर बाद में जाके समीर बन गए। तो इस तरीके से इनकी पर्सनालिटी में चेंज आया, लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आया, बिहेवियर में, सोच में, बातें करने के तरीकों में, ये सारा ग्लोबलाइजेशन है। अब आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं क्या क्या ग्लोबलाइजेशन के हिस्से में आप लोग कनेक्ट हुए पड़े हैं। तो भाई क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ भी चीज़ अगर हमारे समाज में आती है तो वो हर किसी हिस्सों पे इम्पैक्ट डालती है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे आपकी कोई भी पर्सनल लाइफ हो, तो वो आपके सभी हिस्सों पे क्या कहते हैं इम्पैक्ट डालती है। अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकल पे भी इम्पैक्ट डाल रही है, इकोनॉमिक पे भी इम्पैक्ट डाल रही है, और यहाँ पे कल्चर पे भी इम्पैक्ट डाल रही है। इवन मैं तो कहूँ कल्चर पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। अब यहाँ पे सरकार पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन को शुरुआती समय में उदारवादी लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत उन्होंने अपनाया था। 1991 के बाद अपने भारत के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखी गई, उससे पहले तो थी नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे इंसान पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट देखने को उसे मिल रहा है। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन के पेपर के अंदर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के आप बताइए कि राजनीतिक परिणाम क्या है, आर्थिक परिणाम क्या है, या सांस्कृतिक परिणाम क्या है। तो ये याद रखिएगा कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखना पड़ेगा, और उस हिसाब से ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का कंप्लीट हो पाता है। तो इतना आप फोकस रखिएगा जब भी आपको समझ में आएगा। अब देखिए पॉलिटिकल, अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन देश के अंदर समा चुका है तो यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं, यानी कि राजनीतिक परिणाम समझते हैं। आज की डेट में राज्य की क्षमता, जो भी स्टेट है, वैश्वीकरण की वजह से पूरी तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती भूमिका की वजह से सरकार की क्षमता कम कर दी गई है। देखिए अगर आप देखें तो हमारी कंट्री के अंदर 1991 से पहले एमएनसी नहीं हुआ करती थी, एमएनसी नहीं होती थी, मल्टीनेशनल कंपनियां। लेकिन जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां आती चलेगी, अमेजॉन, ईबे, उसके बाद फ्लिपकार्ट, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। इंसान उस टाइम पीरियड पे सामान को खरीदने के लिए दुकान पे जाता था, या सरकार अगर उस प्रोडक्ट को बनाती थी तो वो कुछ परचेस कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में तो ऑनलाइन साइट्स इतनी आ गई, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का तो हिस्सा है। आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए, क्लासेस पढ़ने के लिए टीचरों के पास कहीं बहुत दूर दराज जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अगर आपके पास फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तुरंत यूट्यूब पे ई पाठशाला सर्च मारोगे और आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी सरकार की पावर में भी कमी आई है। कैसे कमी आई है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड हो चुका है, मतलब अब सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ लॉ करने का हो गया है। सरकार पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने राज्यों के अंदर, अपने देश के अंदर पूरी तरीके से लॉ मेंटेनेंस के ऊपर ही काम कर पाती। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पहले इंसान अपने अधिकार के बारे में लड़ नहीं पाता था, लेकिन जब इंसान को जागरूक हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया आया, तो तुरंत इंसान फ़ोन लेके खड़ा हो जाता है कि देखिए क्या हो रहा है, मेरे राइट से खिलाफ हो रहा है। कैब वाली लड़की वो क्यों फेमस हो गई, वो कैब वाला लड़का क्यों फेमस हो गया। सोचिए वो लखनऊ की बात है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उसका बोलबाला हो गया। दैट मीन्स पता चला हमें कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लड़का या लड़की को लेके। उसके ऊपर रेप केसेस के बारे में, कितने रेप होते थे आए दिन, पहले कितने होते थे, पर सोशल मीडिया में या नेटवर्किंग साइड में नहीं पता होता था। आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट हैं, मैसेज को इतना ज़्यादा फैलाने में कनेक्ट हैं, बहुत जल्दी चीज़ें क्या कहते हैं डाइवर्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी फैल जाती हैं। इस वजह से सरकार का आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके के अंदर लॉ मेंटेनेंस का काम हो गया है। इसलिए वो ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द पीपल के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। वो कहती है कि हमें सिक्योरिटी को बनाए रखना है ताकि इंसान को ना खा जाए, या इंसान अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल ना कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है। ग्लोबलाइजेशन है तो इंसान स्वतंत्र है, फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए वो कुछ भी ना करे, इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए समय समय पे काम करती रहती है।
अब राज्य का महत्वपूर्ण काम क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मतलब वो पूरी कोशिश करती है कि समाज के अंदर जो भी अराजनीतिक गतिविधियां हो रही है या सरकार के खिलाफ कुछ भी गतिविधियां हो रही है, चाहे वो किसी भी क्लास को लेके, आप समझ सकते हैं किसी भी क्लास को लेके, तो वहाँ पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि इसका मेंटेनेंस किया जाए। अब यहाँ पे फिर भी स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में कहीं ना कहीं अगर स्टेट और स्टेट की हेल्प कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है, लेकिन सरकार का मेन काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसलिए सरकार टेक्नोलॉजी की मदद से, अब देखिए ग्लोबलाइजेशन हो गया तो सरकार टेक्नोलॉजी की वजह से आप सभी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कैसे कर रही है कंट्रोल हो भाई, वो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से स्टेट पूरी तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है। आधार कार्ड क्यों बनवाया गया, ताकि सरकार आपको इजीली मॉनिटरिंग कर सके, आपको पता कर सके कि ये बंदा कौन है, इसका एक यूनिक आईडी है। अब आपके आधार कार्ड को हर किसी चीज़ों से लिंक करा जा रहा है, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका पहचान पत्र हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, आपका पासपोर्ट हो, एवरीथिंग इज कनेक्टिंग विद आधार कार्ड। तो इस वजह से इंसान जो है, देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो, टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों को आसानी से पता कर पा रहे हैं कि इसका डीएनए ये है, ये फलाना इस जगह पे रहता है। आप सिर्फ एक उंगली टच करिए, आपका आंखों का रेटिना टेस्ट होगा और आपसे तुरंत पता कर लिया जाएगा कि बंदा कहाँ है, इससे रिलेटेड आईडी क्या क्या है, इसके पास क्या क्या है, क्या बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, एवरीथिंग पता चल रहा है सरकार को। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन सरकार के लिए एक पावरफुल टूल हो जाता है और ये एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी लोगों को। अब यहाँ पे बात करेंगे दूसरा, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में देखा गया कि शुरुआती समय में 1945 के टाइम पीरियड के अंदर, जब 1991 नहीं आया था, तो उस टाइम पे IMF, वर्ल्ड बैंक और उसके बाद क्या कहते हैं WTO, इनका बहुत अच्छा रोल हुआ करता था। क्लास चैप्टर 6 के अंदर, वर्ल्ड वाली बुक के चैप्टर 6 में आपने देख लिया था कि इनका क्या रोल होता था, है ना। IMF का क्या रोल होता था, WTO का क्या रोल होता था, वर्ल्ड बैंक का क्या रोल होता था। ये अगर सोचिए कि अगर ये चीज़ नहीं होती, तो क्या हम लोग पूरी तरीके से मतलब इकोनॉमिक का फ़ायदा इस्तेमाल कर पाते, क्योंकि जिन कंट्री के पास पैसे नहीं है वो कंट्रियाँ क्या करेगी बेचारी, है ना, वो कंट्रियों कहाँ से लाएगी पैसा। तो इसी वजह से इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में अगर हम देखें तो शुरुआती समय में अगर क्या कहते हैं डिफरेंट कंट्रियां अगर इंपोर्ट पे रिलैक्सेशन नहीं देती या रिस्ट्रिक्शंस लगा देती, तो क्या इकोनॉमी की वजह से इंसान लेबर का मूवमेंट कर पाता, मतलब काम करने के लिए इंसान दूसरे देशों में जा पाता? ऑफकोर्स नहीं जा पाता। क्या कैपिटल फ्लो हो पाता? क्या आपका डॉलर अपनी कंट्री में आ पाता? नहीं आ पाता। क्या इंसान टेक्निकल जो चेंज आपकी कंट्री में आप देखने को मिल रहा है आपको, क्या वो हो पाता? नहीं हो पाता। अब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ये सब हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए ई पाठशाला चैनल आपको इंटरनेट के अंदर एक ग्रोइंग प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है कि बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी वजह से ही हो रहा है क्योंकि इंसान टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इकोनॉमी की वजह से इंसान अब मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है, इंसान नौकरियों के लिए, जॉब करने के लिए पूरी तरीके से दूसरे इलाकों में भी जा सकता है। लेकिन सरकार आज की डेट में बहुत तेज़ हो चुकी है। सरकारों को पता होता है कि यार नागरिक अगर दूसरी कंट्री में आएगा तो वहाँ की रहने वाली कंट्रियों को, लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी, तो उन चीज़ों को भी सरकार को हैंडल करना पड़ता है। तो उनके लिए वो रिस्ट्रिक्ट वीज़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पे काम करने के लिए आना है तो फिर आपको ये क्राइटेरिया से निकलना पड़ेगा, है ना, नहीं तो कोई भी कहीं भी चला जाएगा जॉब करने के लिए। अब यहाँ पे एक पार्ट ये है कि कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन है, अगर इकोनॉमिक मार्केट की वजह से मान लेते हैं कि एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री का सामान बिक रहा है, लेकिन बहुत से इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जो गरीब कंट्रियां होती है ना, उसके लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो लोग दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी रियल लाइफ देख लीजिए। आप 24 घंटे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और उसके बाद स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या, टिकटॉक, सब कुछ, पबजी, ये सब देख रहे हैं। और ये सब किसका है? बाहर की कंट्री के लोगों का है सारा का सारा, और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा घुसा हुआ है और आपको पता भी नहीं है कि ये चीज़ें हम यूज टू हो चुके हैं। तो बहुत से अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन ऐसी मार्केट है जो किसी भी गरीब कंट्री के ऊपर पूरी तरीके से छा चुकी है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुकी है। आप अपनी रियल लाइफ में दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, आप अपने आसपास के इलाके को देखिए, कौन सा सामान आपके भारत में बन रहा है और कौन सा सामान भारत के बाहर से आ रहा है इम्पोर्ट होके। तो जो भारत से बाहर आके इम्पोर्ट हो आ रहा है वो मोस्टली आप उसका इस्तेमाल करते हो, स्वदेशी सामान का तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। और आपकी रियल लाइफ में भी अगर आप देखें तो आप अपने भारत देश के द्वारा चलाया गया कोई भी ऐप या भारत के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी, उसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी चीज़ों को आप दिन रात इस्तेमाल करते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन है जो आपकी लाइफ के अंदर घुसी हुई है।
अब बहुत से लोग इसके सपोर्ट में भी हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है। इंसान अगर क्या कहते हैं अपनी कंट्री के अंदर जॉब नहीं मिल रहा तो बहुत से लोग इंस्टाग्राम के ऊपर क्या कहते हैं डांस डूंस करके भी पैसा कमा रहे हैं। बहुत से लोग मेरे जैसे बंदे यूट्यूब पे पढ़ा के भी कमा रहे हैं, जो यहाँ का देश उनको क्या कहते हैं जॉब क्रिएट नहीं करा के दे सकता। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, और यहाँ पे इसकी वजह से बहुत सोसाइटी के बहुत से लार्जर नंबर ऑफ द सोसाइटी को इससे बेनिफिट भी होता है। तो ये आपको समझना है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हम कल्चर इकोनॉमी के ऊपर भी चलेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। बस इतना ही है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।